टॉपिक का नाम मैंने बड़ा मजेदार रखा है, अफगानिस्तान फियर्स फ्रेंड्स एंड फ्यूचर। तो ये 3 वर्ड्स जो हैं ये अफगानिस्तान से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो अफगानिस्तान के क्या फियर्स हैं, अब क्या मसाइल चल रहे हैं, उसके दोस्त कौन होंगे, ये बड़ा मसला है। आप जब भी किसी नई यूनिवर्सिटी में जाते हैं, नई वर्क प्लेस पे जाते हैं, या बचपन में नए स्कूल में जाते थे, तो फ्रेंड्स का मसला होता था। बिल्कुल यही मसला नेशन स्टेट्स के अंदर होता है कि जब कोई मुल्क बनता है तो उसको दोस्तियों की शदीद जरूरत होती है। ठीक है, और फ्यूचर क्या होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और सीएसएस एग्जाम के अंदर आपसे आपकी राय पूछी जाएगी। पूछा जाएगा कि इस बंदे ने सिर्फ रट्टा लगा के पढ़ ही लिया है या इसे फ्यूचर का भी पता है। और मैं आपको बताऊं, ये कोई मुश्किल चीज नहीं होती फ्यूचर की, कि फ्यूचर क्या होगा। जब आपको फैक्ट्स पता हो और आप उनको एनालाइज कर सको तो फ्यूचर इजीली पता चल जाता है। तो इसका सीक्वेंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि हम कंट्री प्रोफाइल्स देखा करेंगे, तो कंट्री प्रोफाइल देखेंगे अफगानिस्तान की। उसके बाद क्या है, उसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं। और कंट्री प्रोफाइल्स के लिए एक ही वेबसाइट में यूज करता हूँ, और वो वेबसाइट है CIA फैक्ट बुक। ठीक है, CIA उनकी अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है और उसने एक वेबसाइट बड़ी जबरदस्त बनाई हुई है, CIA फैक्ट बुक। उसके ऊपर अपडेटेड आपको स्टैट्स मिल जाते हैं सारी चीज़ों के। तो मेरा तो बड़ा फायदा होता है, एक नज़र उस मुल्क की प्रोफाइल देखता हूँ, उसके मैप्स देखता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि उस मुल्क की क्या पोजीशन है। और क्योंकि ये इंटेलिजेंस के काम के लिए बनाई गई है, तो ये काफ़ी हार्ड हिटिंग फैक्ट्स होते हैं, सारी पिक्चर आपको सामने आ रही होती है। तो आप भी गूगल के ऊपर अगर CIA फैक्ट बुक लिखें तो जो वेबसाइट आएगी आप उसे खोल के देखें, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने के लिए टॉपिक्स के बारे में या डिफरेंट कंट्रीज के बारे में। उसके बाद हम मैप्स देखेंगे अफगानिस्तान के और उसके इश्यूज देखेंगे उसकी मैप्स की तरफ से, मैप्स की पर्सपेक्टिव से। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन विच वी विल एक्सप्लोर व्हाट वाज द मेन इशू ऑफ तालिबान एंड हाउ दे बिकेम सो इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द वर्ल्ड। और उसके बाद हम थीम्स स्टार्ट कर देंगे। जो हमारी थीम्स वाला पोर्शन है उसके अंदर हम करंट इश्यूज डिस्कस करते हैं। पहली 3 चीजें यानी कि कंट्री प्रोफाइल, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, और तीसरी चीज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये हमें आर्गुमेंट देने में हेल्प करते हैं। और थीम्स जो हैं ये हमें हेल्प करती हैं उस करंट अफेयर्स को एनालाइज करने के लिए, उस इशू को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, और एंड पे हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस देंगे। थीम्स के अंदर पहली थीम जो है वो ज्योग्राफी के बारे में होगी, अफगानिस्तान की डेमोग्राफी के बारे में होगी और कनेक्टिविटी के बारे में होगी। सेकंड थीम विल बी अबाउट इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। थर्ड थीम विल बी ऑफ ह्यूमन राइट्स। फोर्थ थीम ऑफ अफगानिस्तान एंड इट्स इश्यूज विद पाकिस्तान। एंड फिफ्थ थीम विल बी ऑफ फ्रेंड्स एंड फोज। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टमैटिक वे होगा। और आपने जब भी कोई टॉपिक तैयार करना है, बेशक करंट अफेयर्स का हो या किसी और चीज का, तो आप ये देख लें कि जो एक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनकी प्रोफाइल क्या है, वो कहाँ पे वाक़या हैं, उनकी हिस्ट्री क्या थी और उनके करंट इश्यूज क्या हैं और उनका फ्यूचर क्या होगा। तो आप काफी हद तक जो है वो उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, और कोई भी सवाल पूछ लिया जाए आपसे, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। जी, कंट्री प्रोफाइल में अफगानिस्तान की स्पेलिंग मैंने गलत लिख ली है, ये जी। अच्छा, एरिया इसका है 0.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पाकिस्तान का है 0.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तकरीबन सेम साइज के हैं, थोड़ा सा फर्क है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 220 मिलियन और अफगानिस्तान की है 32 मिलियन, यानी कि 3.25 करोड़। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर एक चीज मुश्तरक है, एक चीज सिमिलर है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट एथनिसिटीज का मिक्स है, पंजाबी, सिंधी, बलोच, पठान। और अफगानिस्तान के अंदर भी डिफरेंट एथनिसिटीज का मिक्स है, पश्तून, ताजिक, हजारा और उज़्बेक और डिफरेंट दूसरे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे जो सूबे हैं, प्रोविंसेस जो हैं, वो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज के साथ, वेल डिफाइंड कल्चर्स के साथ और एक ही रीजन में इकट्ठे रहते आए हैं। पहले इंडो पाक के अंदर थे, बहुत ज्यादा वैरायटी थी, लेकिन ये है कि सारे सूबों का अपना कल्चर था और उन्हें को एग्जिस्ट करना ज्यादा अच्छे तरीके से आता था, और वो एक ही गवर्नमेंट के अंडर थे। ठीक है, और इसमें कुछ ये भी वजह थी कि हमारे जो रूलर्स थे वो काफी बड़े बड़े रूलर्स थे। पहले अशोका था, फिर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद फिर जब मुस्लिम्स आए तो उनके दौर के अंदर डिफरेंट जो है वो बादशाहतें आती रही। एंड पे मुगल एम्पायर आई, फिर ब्रिटिश एम्पायर आई, एंड पे पाकिस्तान बना। लेकिन इस पूरे रीजन के ऊपर बड़े स्ट्रेटेजिकली, बड़े अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो है वो बादशाहतें जो भी थी, उन सब लोगों ने अपनी अपनी पॉलिसीज बनाई हुई थी और उसके जरिए कंट्रोल किया था। अफगानिस्तान का इशू जो है वो जरा डिफरेंट है। अफगानिस्तान के अंदर अगर एथनिसिटीज का मिक्स डिफरेंट है तो उधर के जो लोग हैं वो को एग्जिस्ट करना नहीं सीखे। अभी तक पश्तून कहते हैं कि ताजिक नहीं अच्छे, ताजिक कहते हैं कि हजारा नहीं अच्छे, हजारा कहते हैं कि पश्तून और ताजिक दोनों नहीं अच्छे। ठीक है, उज़्बेक कहते हैं कि तुम तीनों नहीं अच्छे। ठीक है, कोई कभी किसी के साथ मिल जाता है, कोई किसी के साथ मिल जाता है, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी आपस में नहीं है। और क्यों नहीं है हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि पॉपुलेशन जो है वो अगर मिक्स हो तो फिर उसको इकट्ठा रखना कितना मुश्किल है। अगर आप हमारे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें या पाकिस्तान की चीजें देखें, तो बड़े डिफरेंट तरीकों के साथ हमने मुख्तलिफ शहरों को, मुख्तलिफ मुल्कों को इकट्ठा रखा, सूबों को इकट्ठा रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कोटा सिस्टम है जो चीज़ों को मुख्तलिफ इकट्ठा करता है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट सूबों का कोटा होता है, CSS के अंदर डिफरेंट सूबों का कोटा होता है, जॉब्स के अंदर कोटा होता है। तो पठान रावलपिंडी में आके या लाहौर में आके काम कर रहे होते हैं, कराची के लोग पेशावर में जाकर काम कर रहे होते हैं,
तो इस तरीके से भी थोड़ा सा वो जेलिन रहते हैं, एक दूसरे के साथ एसिमिलेट रहते हैं और उनके आपस में नफरत जो है वो बढ़ती नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जो है वो इश्यूज हम देखते हैं, जैसे हमारे पंजाबी सराइकी इश्यूज हैं, जैसे मुहाजिर सिंधी इशू है, जैसे हज़ारा पख्तून इशू है, ठीक है। इसी तरह बलोचिस्तान के अंदर पख्तून और बलोच इशू है। तो ये छोटी छोटी फॉर्म्स के अंदर शो होती हैं कि आइडेंटिटी डिफरेंट जो एथनिसिटीज होती हैं अपनी आइडेंटिटीज ढूंढती हैं, लेकिन ओवरऑल हमारी जो फेडरेशन है वो एक मजबूत फेडरेशन है एज कम्पेयर टू अफगानिस्तान। तो हमने इन एथनिसिटीज पे जो है वो काबू पाया हुआ है और हम इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से चल रहे हैं और सारे मिलजुल के रहते हैं मोर और लेस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो टोटली इस चीज़ को इंश्योर करता है कि फेडरेशन जो है वो कायम रहे और मजबूत रहे। अच्छा, इधर से आपको थोड़ा थोड़ा फख्र भी हो रहा होगा कि बहैसियत पाकिस्तानी जो है वो हम बहुत बेहतर पोजीशन पे हैं एज कम्पेयर टू अदर एथनिसिटीज। अच्छा, तो HDI रैंकिंग यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग जो है वो अफगानिस्तान की 169 है। जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आती है तो तीन चीज़ें आती हैं, एक आती है तालीम यानी एजुकेशन, द सेकंड वन इज हेल्थ एंड द थर्ड वन इज इनकम, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो जो आपकी HDI रैंकिंग है दुनिया के अंदर वो शो करती है कि इन तीन चीज़ों के अंदर आप कितना आगे हैं। तो अफगानिस्तान जो है वो 169 नंबर पे है, यानी 168 नेशंस जो है वो इससे बेहतर हैं। तो पाकिस्तान जो है वो 152 के ऊपर है या 154 के ऊपर है, तो पाकिस्तान थोड़ा ही फर्क है अफगानिस्तान से। लेकिन इसकी एक और वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर लोग अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा सेहतमंद नहीं हैं, ज़्यादा अच्छी इनकम नहीं है, फिर भी उनके पास चांसेस बेहतर हैं, इसलिए जो है वो हमें लगता नहीं है अफगानिस्तान वाली सूरत हाल। फिर GDP अगर देखें तो अफगानिस्तान का GDP $20 बिलियन है। GDP के बारे में कल भी बताया था कि GDP वो होता है जो किसी मुल्क के अंदर नई चीज़ बनी हो। मिसाल के तौर पे कोई घर नया बना हो, कोई रोड नई बनी हो, कोई पेंसिल नई बनी हो, कोई लैब नया बना हो या कोई लैपटॉप नया बना हो, तो वो GDP में काउंट होता है। तो अफगानिस्तान के अंदर हर साल जो है वो $20 बिलियन की नई चीज़ें बनती हैं। पाकिस्तान के अंदर अराउंड 280 to 300 बिलियन डॉलर की बनती हैं। यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान से तकरीबन कह सकते हैं कि 15 टाइम्स जो है वो ज़्यादा बेहतर है GDP के मामले में, ठीक है। पाकिस्तान के लोगों के पास दौलत ज़्यादा है। अच्छा, फिर ज्योग्राफी की अगर बात करें तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कुछ भी बनाएगा उसे एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी किसी समुंदर की जिसके ऊपर शिप्स के ऊपर वो रखकर चीज़ों को लेके जा सके। लैंड लॉक्ड कंट्रीज जो होते हैं वो बेचारे पहले ही बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कॉन्स्ट्रेंट्स में होते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, जैसे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है। यूरोप तकरीबन सारा ही लैंड लॉक्ड है, थोड़े से मुल्कों के साथ समुंदर लगता है, सिर्फ जो बाउंड्रीज पे आते हैं मुल्क उनके साथ समुंदर लगता है। तो जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं उनके लिए इश्यूज होते हैं समुंदर तक एक्सेस के, और अफगानिस्तान इज वन ऑफ देम। फिर अफगानिस्तान के अंदर है क्या, अफगानिस्तान के अंदर है हिंदू कश माउंटेन्स और डेजर्ट, ठीक है, या सहरा है या पहाड़ हैं, ठीक है। कोई सीधे सीधे जिस तरह पंजाब के या सिंध के फील्ड्स हैं, KP के भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, बलोचिस्तान के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल है, तो अफगानिस्तान के अंदर नहीं है इस तरह से पॉसिबल। फिर अगर हम मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर्स देखें तो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर 45% के साथ UAE है। फिर पाकिस्तान 24% है और इंडिया 22% है। तो आप ये देखेंगे तकरीबन 75% या 70% ऑफ, बल्कि ज़्यादा ही हो गया, तकरीबन 80% के करीब जो अफगानिस्तान ने अगर चीज़ें एक्सपोर्ट करनी हो तो तीन ही मुल्कों को कर सकता है। UAE को कर सकता है, पाकिस्तान को कर सकता है और इंडिया को कर सकता है। अब अगर ये तीनों मुल्क अफगानिस्तान के साथ नाराज हो जाएं तो फिर अफगानिस्तान के लिए इशू होगा उसकी इकोनॉमी में। इसलिए अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ, UAE के साथ और इंडिया के साथ अच्छा ताल्लुक रखे। अब जो ताल्लुक की बात अगर आ गई है तो हम ये देख लेते हैं कि इंडिया अगर 22% एक्सपोर्ट्स ले रहा है अफगानिस्तान से, तो क्या अफगानिस्तान इंडिया के साथ बिगाड़ना चाहेगा कि सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान भी उसका दोस्त है? तो इधर से एक सीधी सीधी बात पता चलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ बना के रखे। और हमें अगर ये खाम ख्याली है कि अफगानिस्तान क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त है तो इंडिया के साथ दोस्ती नहीं रहेगी या अच्छे ताल्लुकात नहीं रहेंगे, तो शायद ये हम गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट एक्टर है अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान की चीज़ें इंडिया में जाके बिकती हैं, तो अफगानिस्तान को क्या ज़रूरत है कि वो 22% अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करें पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने में। और आपको पता है कि नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो ज़्यादा सुप्रीम होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान को अपनी गेम जो है वो इस तरीके से रखनी होगी कि उसके अपने मकासद भी पूरे होते रहें, और जो है वो अफगानिस्तान जो है वो भी ये कोशिश करेगा उसके अपने मकासद पूरे होते रहें। और यही होता है सब नेशंस के साथ। चाइना और इंडिया की भी आपस में कोई अच्छी दोस्ती नहीं है, लेकिन उनका ट्रेड उससे मुतासिर नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि पॉलिटिकली अगर आप नाराज हो जाते हो या किसी के साथ जो है वो खुश नहीं रहते, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी चीज़ें भी तो जाना रुक जाएंगी, वो चलता रहता है सब कुछ। तो ये थोड़ा सा फैक्टर आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद मेजर एक्सपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान की, वो क्या हैं जी? वो कारपेट हैं, वो रॉ मटेरियल है, वो फ्रूट है, वो गोल्ड है, वो ओपियम है। अब गोल्ड जो है वो तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट करता है अफगानिस्तान,
ओपियम जो है वो वैसे ही बैन है, तो वो स्मगल होता है, एक्सपोर्ट नहीं होता। तो ले दे के रह जाती है कारपेट, फ्रूट और रॉ मटेरियल। अब कोई भी मुल्क कारपेट के बगैर भी गुजारा कर लेगा, फ्रूट्स का भी कोई बंदोबस्त कर सकता है, काफी सारे मुल्कों में फ्रूट्स होते हैं, और रॉ मटेरियल जो है वो भी कोई इतनी खास इनकम नहीं देता, फिनिश प्रोडक्ट्स ज्यादा इनकम देती हैं। तो अफगानिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हैं। इसलिए वीक हैं क्योंकि वो ऐसी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसका ऑल्टरनेट कहीं से भी अवेलेबल है। कल हमने देखा था कि रशिया गैस दे रहा है, ऑयल दे रहा है, तो उसके ऑल्टरनेट्स कम हैं, उसके ऑल्टरनेट सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर हैं या थोड़ा बहुत अमेरिका के पास है। तो लेकिन अफगानिस्तान जो है उसके ऑल्टरनेट तो बहुत सारे मुल्कों में बन सकते हैं, इवन पाकिस्तान में भी कारपेट्स बन सकते हैं, ईरान में भी बनते हैं, और कारपेट्स अगर ना भी कोई खरीदे तो उसका गुजारा हो जाएगा अगर कोई इंटेंस हालात होते हैं। तो अगर कोई मुल्क अफगानिस्तान के साथ बिगाड़ना चाहता है तो वो ये देखेगा कि मुझे इधर से क्या मिलता है, मैं क्या क्या चीज़ें लेता हूँ, तो वो कारपेट, रॉ मटेरियल और फ्रूट्स की वजह कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है। तो अफगानिस्तान की इस जगह पे पोजीशन जरा कमजोर है। इंपोर्ट पार्टनर्स के अंदर यूएई है, 23% इंपोर्ट्स आती हैं। यूएई से क्या आती है, गैस आती है, जाहिर है पेट्रोलियम आता है। पाकिस्तान 19% है, इंडिया 13% है, चाइना 9% है, और यूएस 9% है। अब इधर अगर आप देखें तो पाकिस्तान एंड इंडिया आर ऑलमोस्ट एट सेम लेवल, 19% और 13%, देयर इज नो मच डिफरेंस। और हम ये भी देखते हैं कि चाइना भी काफी सारी चीजें भेजता है अफगानिस्तान। और अगर हम ये देखें कि अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स कौन सी हैं, तो वीट है। वीट के बगैर जो है वो जिंदा नहीं रहा जा सकता, ये हमारी जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड है सब इंसानों की, ठीक है। फैब्रिक है, कपड़ा भी पहनना पड़ेगा उनको, यानी रोटी कपड़ा, ये दो चीजें जो हैं ये तो अफगानिस्तान में इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तीसरी चीज पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के बगैर कोई गाड़ी नहीं चल सकती, कोई मिल नहीं चल सकती, कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती। तो अफगानिस्तान की इधर भी पोजीशन कमजोर है कि देने के लिए तो अफगानिस्तान के पास ऐसी चीजें हैं जिसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, लेकिन इंपोर्ट करने के लिए जो चीजें हैं वो ऐसी चीजें हैं जिसके बगैर अफगानिस्तान का गुजारा नहीं हो सकता। तो हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी एक सीरियस पोजीशन के अंदर है, उसके पास जो है वो कोई इतना ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, उसके पास कोई चीज ऑफर करने के लिए नहीं है अगर हालात खराब होते हैं। और अगर हालात खराब होते हैं तो अफगानिस्तान के पास इंपोर्ट्स अगर कोई रोक देता है तो अफगानिस्तान की हालत मजीद खराब हो सकती है। तो ये इसकी जो है ये थोड़ी सी डिस्माल सी पोजीशन हमें नजर आ रही है, बड़ा अजीब सी पिक्चर नजर आ रही है इसके अंदर। कंट्री प्रोफाइल के अंदर हमने अच्छा खासा टाइम लगाया, लेकिन हमने इससे बहुत सारे टेक अवेज लिए। एक टेक अवे तो हमारा ये था कि अफगानिस्तान के अंदर एथनिक मिक्स है और इसकी वजह से इश्यूज होते हैं। दूसरा टेक अवे ये है कि ये लैंड लॉक कंट्री है और इसकी जो ज्योग्राफी है वो कोई खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत होगी लेकिन प्रोडक्टिव इतनी ज्यादा नहीं है या उसे इस तरह से यूज नहीं किया। अब माउंटेन्स तो स्विट्जरलैंड में भी हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड अच्छा खासा अमीर मुल्क है, ठीक है, तो उन्होंने उस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया उसको। लैंड लॉक कंट्रीज जो है वो और भी बहुत सारे हैं, पोलैंड भी एक लैंड लॉक कंट्री है आई थिंक, और हंगरी भी लैंड लॉक कंट्री है, लेकिन ये वाले जो मुल्क हैं इन्होंने अपने आप को एक्सप्लॉइट, अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लॉइट किया हुआ है। फिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हैं और मुल्कों के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी देखते हैं, इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी देखते हैं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि अफगानिस्तान जो है एक सीरियस ट्रबल के अंदर है और हर वक्त उसकी जो पोजीशन है वो बड़ी वीक है डिफरेंट मुल्कों से निगोशिएशंस करते हुए। इधर से हम आगे चलते हैं और मैप को अंडरस्टैंड करते हैं कि मैप्स क्या कहते हैं। ये जनाब अफगानिस्तान का अपने रीजन के अंदर नक्शा है। आप देखते हैं कि अफगानिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लग रहा है, उसके बाद थोड़ा सा कम बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ लग रहा है, फिर उतना ही तकरीबन बॉर्डर तुर्कमानिस्तान के साथ लग रहा है, और फिर छोटे छोटे मुल्क हैं, चाइना के साथ थोड़ा सा बॉर्डर है, ताजिकिस्तान के साथ काफी बॉर्डर है, उज्बेकिस्तान के साथ थोड़ा सा है। तो ये चंद मुल्क हैं जो इसके हमसाए हैं। तो पाकिस्तान नजर आ रहा है मैप के अंदर के एक बड़े एरिया के ऊपर अफगानिस्तान के साथ टच करता है। और एक और चीज अगर आप देखें वो ये देखें कि पाकिस्तान की दूसरी तरफ इंडिया है, और इंडिया ने अगर कभी अफगानिस्तान आना हो मिलिट्री को मूव करके खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के ऊपर से, तो पाकिस्तान एक बहुत पतला मुल्क है, ठीक है। तो ये इस जगह से इस्लामाबाद के पास अगर आप देखें तो ये बहुत ही स्लिम सी जो है पट्टी सी है, और ये अगर फर्ज करें अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रहता और इंडिया भी चढ़ाई करता है तो पाकिस्तान के लिए जो है वो ये खतरा पैदा हो सकता है कि इंडिया क्रॉस करके अफगानिस्तान ना चला जाए और उधर से डेवलप किया जाए और पाकिस्तान दो हिस्सों में रह जाए। इस चीज को कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इसका कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो क्या होती है और वो क्यों क्रिएट की जाती है। कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी के लिए बहुत थोड़ी डेप्थ अवेलेबल है अगर वो इंडिया से महफूज रहना चाहता है। और इंडिया का आपको पता है पाकिस्तान के लिए एक कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियल इशू है, इंडिया का हमला कभी भी पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है, कभी भी कर सकता है, पहले भी जंगें हुई हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि अफगानिस्तान ने अगर सी की तरफ जाना हो तो इसके पास दो तीन रास्ते हैं। एक रास्ता है कि ये ईरान के जरिए चाबहार पोर्ट पे चला जाए और गल्फ ऑफ ओमान में उतर जाए। एक रास्ता ये है कि ये बलोचिस्तान के जरिए ग्वादर चला जाए। तीसरा रास्ता ये है कि ये कराची के रास्ते चला जाए। और चौथा भी आपको एक सी नजर आ रहा है, कैस्पियन सी। लेकिन कैस्पियन सी जो है ये एग्जैक्टली सी नहीं है, ये चारों तरफ से लॉक्ड है। तो इसलिए कैस्पियन सी से दूसरी तरफ भी ऐसे ही मुल्क हैं और कोई ओपन समुद्र नहीं है, बड़ा समुद्र नहीं है, ओशन नहीं है कोई। तो इसलिए ये दो रास्ते ही अफगानिस्तान को सूट कर सकते हैं अगर उसने एक्सपोर्ट्स करनी हो। एक ये कि वो चाबहार पोर्ट तक चला जाए ईरान की, और दूसरी ये कि वो ग्वादर पोर्ट तक चला जाए। अच्छा, फिर अफगानिस्तान के जो चार बड़े बड़े शहर हैं, काबुल, मजार शरीफ, हेरात और कंधार, ये चारों दूर दूर वाक़ हैं।
पाकिस्तान के जो शहर हैं लाहौर और इस्लामाबाद पास पास हैं और साथ ही पेशावर है। लाहौर के साथ फैसलाबाद भी है जो अच्छा खासा बड़ा मुल्क शहर है। ठीक है, कराची जो है वो जरा फासले पे है, लेकिन यह है कि कुछ शहर जो हैं बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं वो साथ साथ हैं। अच्छा, अब अफगानिस्तान के जो चार बड़े बड़े शहर हैं वो चारों डिफरेंट कोनों के ऊपर हैं। इन चारों ने आपस में अगर मुलाकात करनी हो, दोस्ती करनी हो, तो इन शहरों को अच्छा खासा सफर करना पड़ता है और दरमियान में पहाड़ भी हैं, कोई सीधा रास्ता नहीं है, स्ट्रेट रास्ता नहीं है। ये भी एक इशू है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद चाइना के साथ अफगानिस्तान थोड़ा सा लगता है, लेकिन रास्ता है उसके इधर, अगर चाइना कोई रोड बनाना चाहे, कोई मोटरवे बनाना चाहे, तो एक तंग सा रास्ता है इधर आने का। ईरान के साथ अच्छा खासा बॉर्डर है, ये हम स्टडी करेंगे आगे कि ईरान और अफगानिस्तान के साथ क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं या होते हैं। तुर्कमानिस्तान के साथ अच्छा खासा बॉर्डर है, लेकिन तुर्कमानिस्तान भी बस एवरेज सा ही मुल्क है, तो उसके साथ दोस्ती करने के बाद उसे ना तो ट्रांजिट ट्रेड मिल सकता है अफगानिस्तान को, और ना ही जो है कोई और फायदा मिल सकता है। इसलिए अफगानिस्तान का ज्यादा झुकाव जो है वो अपने राइट साइड के ऊपर है, पाकिस्तान की तरफ, या फिर अपने साउदर्न साइड के ऊपर जहाँ ईरान है। ऊपर चाइना है, जाहिर है चाइना से उसकी इंपोर्ट्स आती हैं, तो चाहेगा कि उसके साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा हों। नेक्स्ट मैप हम देखते हैं दुनिया का नक्शा, और उसके अंदर हमें अफगानिस्तान नजर आता है इस जगह पे जहाँ मेरा कर्सर है। तो अगर हम साइज देखें तो अफगानिस्तान का साइज बड़ा मुनासिब है दुनिया के अंदर। ये नहीं है कि बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन रकबे के लिहाज से जो अफगानिस्तान है वो अच्छा खासा मतलब मुनासिब मुल्क है पाकिस्तान के तकरीबन साइज से। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्लोजअप है मैप का, और ये जो येलो कलर है ये शो करता है कि पश्तून यहाँ यहाँ रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पेशावर, कोयटा और उसके दरमियान वाला जो एरिया है इसमें पश्तून रहते हैं। काबुल और नीचे जो आपका एरिया है कंधार, उसमें पश्तून रहते हैं और आगे हेरात की तरफ तक जाते हैं। ठीक है, तो ये दरमियान में पाकिस्तान का एक बॉर्डर है, और ये देखें कि अगर एक ही नस्ल के लोग रह रहे हैं और दरमियान में ये बॉर्डर कैसे बन गया और क्यों बना और कब बना, तो इसकी भी आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये बॉर्डर जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है इंग्लिश में, ये कैसे बना है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है। और ये जो पश्तून डिवीजन आप देख रहे हैं, डिफरेंट बॉर्डर के दोनों तरफ पश्तून रह रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए, कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी है कि ये पश्तून अगर किसी दिन कहें, बल्कि ये चीज़ें फ्लोट होती हैं कि हम एक अलग कौम है, तो फिर जो है वो इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान की क्योंकि फेडरेशन मजबूत है, और इसलिए जो हमारे प्रोविंसेस हैं, फ्रंटियर प्रोविंसेस हैं, वो सारे पाकिस्तान के साथ ज़्यादा अलाइन करते हैं। अच्छा जी, ये अफगानिस्तान का मैप है और इसमें इनकी एथनिक मिक्स बताई गई है। ये अफगानिस्तान के अंदर ब्राउन कलर के पश्तून हैं, येलो कलर के हज़ारा हैं। हज़ारा लोग जो होते हैं वो पाकिस्तान में भी होते हैं और अफगानिस्तान में भी हैं। ये लोग फारसी बोलते हैं और इनकी एक टिपिकल जो है वो आउटलुक होती है, और ये बड़े कामयाब लोग हैं अपने अपने फील्ड्स के अंदर। लेकिन जो है ये एक डिफरेंट एथनिसिटी है। फिर ग्रीन कलर के हम ताजिक देखते हैं। अब ताजिक मुल्क के दो तरफ हैं, एक हेरात वाली साइड पे है और दूसरा मजार शरीफ वाली साइड की तरफ है। ठीक है, तो यानी दोनों तरफ से ताजिक है, दरमियान में पश्तून है, रेड वाले उज़्बेक हैं। ठीक है, और तुर्कमान लोग जो हैं वो ऑरेंज से शो किए गए हैं, ये थोड़े हैं। लेकिन कुल मिला के जो है आप ये देखें कि ये किस तरीके के साथ फैले हुए हैं कि डिफरेंट भी हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज भी हैं और डिफरेंट जगहों के ऊपर फैली हुई हैं। जैसे ताजिक दो डिफरेंट जगहों के ऊपर है, पश्तून डिफरेंट एरियाज के ऊपर है। तो इनको इकट्ठा रखना जो है वो एक बड़ा मसला बन सकता है। और हमेशा से अफगानिस्तान के अंदर यही मसला रहा है कि एथनिसिटीज को इकट्ठा कैसे रखा जाए। पश्तून कहते हैं कि हम सही हैं, हम अच्छी गवर्नमेंट कर सकते हैं, हमारा अफगानिस्तान है। और ताजिक लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम फारसी बोलने वाले लोग हैं, जिसे अफगानिस्तान में दरी जुबान कहा जाता है, तो हम ज्यादा हकदार हैं इक़्तिदार के। तो यही चीज चलती रहती है इनकी कई सौ सालों की हिस्ट्री के अंदर। ये कभी भी यूनाइटेड नहीं हो पाए। कुछ कुछ ऐसे मौके आते रहे जब यूनाइटेड हो गई है, लेकिन उसके बाद दोबारा से ये डिस्पर्स होते हैं। तो ये तीन मैप्स हैं। एक मैप जो है वो आपको दिखाता है अफगानिस्तान का इर्द गिर्द के हमसाये, दूसरा मैप दुनिया में अफगानिस्तान का स्टेटस दिखाता है, तीसरा मैप पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दिखाता है, और फोर्थ मैप जो है वो एथनिसिटी को शो करता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एथनिसिटी कैसी है और इसमें डिवीजन कैसे है। हिस्ट्री जो है वो बहुत दूर तक जा सकती है अगर हम उसे खोजना चाहें। सादा सादा सी स्टोरी में सुना देता हूँ, ताकि क्योंकि ये जो पिछली हिस्ट्री है कोल्ड वार के वक्त की या अफगान वार के, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद की हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हुआ ये था कि अफगानिस्तान जो था वो सोवियत यूनियन जो मॉडर्न डे रशिया है उसका दोस्त था, उसने उसके साथ कुछ ट्रीटीज की हुई थी। और ये ट्रीटी जो थी अफगानिस्तान के एक लीडर ने जब तोड़ी 1978 में या 9 में, तो रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। अब रशिया को तो ये बहाना मिल गया कि अफगानिस्तान ने ट्रीटी तोड़ी है, लेकिन असल जो मकसद बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि रशिया अगर अफगानिस्तान के ऊपर भी कब्जा कर ले तो वो वार्म बॉर्डर तक पहुंच सकता है, जो कि ये नजर आ रहा है आपको कि ये ऊपर रशिया था, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे रशिया का हिस्सा थे, सिर्फ अफगानिस्तान रास्ते में था और पाकिस्तान था। तो ये एक थ्योरी ये है कि वो वार्म बॉर्डर तक जाना चाहता था। रशिया की ये थ्योरी है कि अफगानिस्तान ने हमारी ट्रीटी तोड़ी थी इसलिए हमने हमला किया है। कुल मिलाकर उन्होंने जब हमला किया तो
अफगानिस्तान के अंदर हालात ख़राब होने लगे और अफगान तो इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि रिसोर्सफुल नहीं थे और वो जंग में तकरीबन लूजिंग पोजीशन पे जाने लगे। मीनवाइल हमारे पुराने दोस्त हैं, एक उनका नाम है यूएस। आजकल वो हमारे दोस्त ज़रा कम हैं। तो यूएस के अंदर जो है एक सेनेटर साहब थे जिनका नाम था चार्ली विल्सन साहब। तो चार्ली साहब जो थे उनको इस रीजन में बड़ी दिलचस्पी थी और उन्होंने ये देखा कि जब रशिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कब्जा कर रहा है तो उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी तरीके के साथ अफगानिस्तान के जो लोग लड़ रहे हैं रशिया के खिलाफ उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर दें तो मे भी रशिया को हम हरा सकें। और अगर हम रशिया को हरा दें तो इसका ये मतलब होगा कि कोल्ड वॉर के अंदर यूएस का पलड़ा भारी हो गया है। चनाचे अगर तो यूएस डायरेक्टली वेपन्स लेके आ जाता है और कहता है कि मैं अफगानिस्तान का दोस्त हूं और मैं रशिया से जंग करूंगा तो रशिया यकीनी तौर पे यूएस के ऊपर जो है वो हमला कर देता और दोनों ही न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं दोनों के पास, तो द एंड वुड बी डिस्ट्रक्शन। तो यूएस ने ये मूव की कि उसने ये कहा कि असला मैं लाऊंगा सऊदी अरब के पास, सऊदी अरब को मैं पैसे भी दूंगा, सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से दोस्ती करेगा, पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से दोस्ती करेगा और चोरी छुपे हम ये काम करेंगे और अफगान मुजाहिदीन जो लड़ रहे हैं उनको हम असला फराहम करेंगे। ये सब चलता रहा। पाकिस्तान पे भी यूएस की बहुत सारी अनायात हुई। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जो है वो कामयाबी से चलता रहा इसी वजह से और पैसे भी पाकिस्तान को अच्छे मिलते रहे और सऊदी अरब भी पाकिस्तान को अच्छी फ्रेंडशिप देता रहा और उसको उसके थ्रू सारी चीज़ें आती रहीं। और पाकिस्तान ने भी अपने मुल्क के अंदर काफ़ी सारी लेबॉर्ट्रीज बनाई और मुजाहिदीन को ट्रेन किया और उधर भेजना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सोवियत यूनियन जो थी वो कोलैप्स होगी, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स होगी, वो जंग को बरकरार नहीं रख पाई जब इतना ज़्यादा शिद्दत के साथ इधर से मुजाहिदीन को सपोर्ट मिलने लग गए। तो खैर इस सारी चीज़ के ऊपर चार्ली विल्सन्स वॉर के नाम से एक मूवी है, अगर आपको कभी टाइम लगे तो आप जरूर देखिएगा, आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। चार्ली विल्सन्स वॉर। अच्छा जनाब, यूएसएसआर जो है वो कोलैप्स कर गया और 16-17 मुल्क जो है वो यूएसएसआर से टूट कर अलग हो गए, जिनमें ताजिकिस्तान था, तुर्कमानिस्तान था, अजरबैजान था, वगैरह वगैरह वगैरह। ये हम मैप पे दोबारा जरा इन मुल्कों को देख लेते हैं। ये इर्द गिर्द के जो मुल्क अफगानिस्तान के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं आपको, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारे स्थान भाई जो थे ये आज़ाद हुए। अब ये सारे लैंड लॉक्ड कंट्रीज थे। लैंड लॉक्ड कंट्रीज का ये डायलेमा होता है कि उन्हें समुद्र तक पहुंचना होता है, समुद्र तक पहुंचने के लिए उन्हें एक्सेस चाहिए होती है। मीनवाइल पाकिस्तान भी बड़ा खुश था कि उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलके रशिया को, एक बड़ी सुपर पावर को हराने में हेल्प की है। तो पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था, ठीक है। और पाकिस्तान ने यह किया कि उसने कहा कि ये सारी जो एफर्ट की है इसको मुझे थोड़ा सा मोनिटाइज भी करना चाहिए, कुछ पैसा भी कमाना चाहिए। तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि ये जो नए नए मुल्क हैं इनके साथ दोस्ती कर ली जाए और कुछ ऐसे काम किए जाएं कि इन मुल्कों को समुद्र तक का रास्ता दे दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन सब मुल्कों का ट्रांजिट ट्रेड होगा और पाकिस्तान उनसे फीसें लेगा। जैसे कल हमने देखा था कि यूक्रेन जो है वो रशिया की गैस को पोलैंड पहुंचाने के लिए फीस लेता था और अच्छी खासी इनकम कमाता था। और सिर्फ ये नहीं होता कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क की चीज जा रही है तो सिर्फ वो ट्रांजिट फीस ही देंगे, बल्कि बहुत सारे और काम भी होंगे। उधर से लोग आना शुरू होंगे, जॉब्स करेंगे, इधर से उधर लोग जाएंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, इंडस्ट्री लगेगी, सड़कें आबाद होंगी, इर्द गिर्द बाजार बनेंगे, तो इकोनॉमी में एक ओवरऑल बूस्ट आएगा। अब ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे ये तो साल से रशिया के साथ थे, इनकी अपनी उस वक्त आइडेंटिटी नहीं थी कोई एज सच, लेकिन एथनिसिटी के अलावा ये डिफरेंट एथनिसिटीज थी जो रशिया का हिस्सा थी। तो वो जब आज़ाद हुए उन्होंने थोड़ी बहुत आंखें खोली, उन्हें लगा कि हमें भी कुछ दोस्त चाहिए, तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा। इर्द गिर्द जनाब ईरान था। ईरान के अंदर शिया पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ये लोग सुन्नी थे, तो इन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया कि हम उनके साथ ज़्यादा मिलें। अफगानिस्तान के अपने हालात खराब थे तो पाकिस्तानी उन्हें आसपास ऐसा मुल्क नजर आया जो उनका सुन्नी मुस्लिम भाई था और उसके साथ समंदर भी लगता था। और पाकिस्तान को भी ये चीज़ पता थी, चुनांचे पाकिस्तान ने इन 7-8-6-7 मुल्क जो थे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इनके साथ काफ़ी सारे मुआहदे किए, एनर्जी का मुआहदा किया, गैस का मुआहदा किया, हम गैस पाइपलाइन बनाएंगे ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के साथ, फिर हम कासा प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। सेंट्रल एशियन जो है वो आपका एनर्जी प्रोजेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो होगा। और उन मुल्कों की खास बात ये थी कि उनके पास ऑयल था, उनके पास गैस थी, उधर बिजली बन सकती थी। पाकिस्तान का ये था कि यहाँ इंडस्ट्री लग सकती थी, यहाँ ट्रेड हो सकता था, यहाँ खुली जगह थी, एग्रीकल्चर था, रॉ मटेरियल मिल जाता था। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर ये सोचा कि हम मिलजुल के रहेंगे और काफ़ी सारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग करेंगे एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेड करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला था वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर जब मुजाहिदीन ने जंग जीत ली तो जो डिफरेंट ग्रुप्स थे वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। उन्होंने वो 10-12 सालों से जंग कर रहे थे, उनके पास इकोनॉमी तो कुछ थी नहीं, तो उन्होंने यही करना शुरू कर दिया कि जो आ रहा है उसे लूट मार के जो है वो गुजारा करना शुरू कर दिया। तो मीनवाइल पाकिस्तान के अंदर कोयटा सिटी के साथ एक शहर लगता है अफगानिस्तान का कंधार, चमन बॉर्डर से कंधार जाया जाता है। तो पाकिस्तान ने कंधार के अंदर एक ग्रुप था मुजाहिदीन का जिसका नाम तालिबान था, उनसे रब्ता किया और उन्हें कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप ऐसा करें कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वहाँ से जो ट्रक्स वगैरह आते हैं उनको आप हेल्प करें हमारे मुल्क तक आने में और उसको सिक्योरली पहुंचाएं।
आहिस्ता आहिस्ता तालिबान का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और 1996 के अंदर वो इस काबिल हो गए कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। 1996 से 2001 तक तालिबान की गवर्नमेंट चलती रही। उस गवर्नमेंट को और ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई, इन 3 मुल्कों ने ही तस्लीम किया हुआ था। नतीजे में पाकिस्तान पे बहुत सारी पाबंदियां भी लगी वर्ल्ड वाइड, और पाकिस्तान को ये भी एहसास हुआ कि इसके पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए रोड्स बनाए और सारे काम करे। चुनांचे ये थोड़ा सा इशू कोलैप्स हो गया और पाकिस्तान को एक्सटर्नल फ्रेंड्स की जरूरत पड़ने लगी। मीनवाइल तालिबान ने उसामा बिन लादेन को पनाह दे दी और उसामा बिन लादेन ने मुख्तलिफ एरियाज के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज की। एंड पे उसने 9/11 जो है उस पे हम उस डेट पे जो है वो ट्विन टावर्स पे हमला किया, वो गिर गए और यूएस ने ये कहा कि पाकिस्तान से कि आप हमारे साथ हैं या टेररिस्ट के साथ हैं। पाकिस्तान में उस वक्त नई नई फौजी गवर्नमेंट आई थी और परवेज मुशर्रफ को रिकग्निशन का मसला था, अपने मुल्क के अंदर अपनी गवर्नमेंट को सस्टेन करने का मसला था और उन्होंने यूएस का साथ दिया। यूएस ने अफगानिस्तान में जंग शुरू कर दी उस चीज का बदला लेने के लिए कि ट्विन टावर्स को क्यों टेररिस्ट अटैक के जरिए गिराया गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट टॉपल कर दी और उसकी जगह एक नई गवर्नमेंट बनाई, एक नया आइन बनाया और यूएस बैक एक गवर्नमेंट जो है वो लग गई और नेटो की फोर्सेस जिनके बारे में हमने कल पढ़ा है वो अफगानिस्तान में लड़ने लगे। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और दीगर मुजाहिदीन जो थे उन्होंने काफी टफ टाइम दिया और ये सूरत हाल तकरीबन जो है वो 20 ईयर्स चलती रही। 20 साल के बाद कुछ ऐसे हालात हुए कि यूएस की फोर्सेस वापस चली गई और आपके जो तालिबान है उन्होंने मुल्क पे कब्जा कर लिया वापस। इस दौरान यूएस ने 2.26 ट्रिलियन डॉलर जो है वो खर्च किए, वो उसका असला खरीदा, वो उन लोगों को ट्रेन किया, वहाँ डेवलपमेंट की, वहाँ गवर्नमेंट्स को बैक किया। ये सारा कुछ जो है ये चलता रहा। हुआ ये कि 2011 में उसामा बिन लादेन को मारा गया पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से। ओबामा उस वक्त सदर था। ओबामा की ये डॉक्ट्रिन थी कि फौजों को वापस आ जाना चाहिए क्योंकि उसामा बिन लादेन तो मारा गया जिसका बदला लेने के लिए हम गए थे। अफगानिस्तान के अंदर इंटरनल इश्यूज बहुत ज्यादा थे, करप्शन थी और गवर्नेंस नहीं थी। यूएस बैक जो गवर्नमेंट थी उसे कोई सपोर्ट नहीं करता था और वो अच्छी खासी करप्ट गवर्नमेंट भी थी और ये 2.26 ट्रिलियन डॉलर में से उन गवर्नमेंट्स ने भी अपना हिस्सा बनाया। बहरहाल जब यूएस को ये लगा कि ये इधर की गवर्नमेंट के जरिए तो रूल नहीं कर सकता और इसने तो उसामा बिन लादेन को मार दिया और अब जरूरत नहीं है, तो उसने तालिबान के साथ पीस डील कर ली 2020 में कतर के शहर दोहा के अंदर। दोहा टॉक्स हुई, पीस डील हो गई, नेटो वापस जाना शुरू हुई, तालिबान ने इन्वेड करना शुरू कर दिया। काबुल जो है वो 15 अगस्त 2021 को तालिबान के हाथ में आ गया और पाकिस्तान जो है उनका रोल तालिबान को लाने में और तालिबान की शुरू से सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा था, इसलिए पाकिस्तान ने तालिबान को वेलकम किया, हालांकि अभी तक तस्लीम नहीं किया, उनकी गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं किया लेकिन वेलकम किया। तो इधर तक जो है ये हिस्ट्री थी, ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं। अब हम करंट अफेयर्स देखते हैं कि करंट अफेयर्स क्या है, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स की तरफ जाते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको हिस्ट्री, कंट्री प्रोफाइल और मैप की अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो आप जवाब दे सकेंगे।